स्टूडेंट्स, वेलकम टू आईयूरेज। तो आइए आज के लेक्चर में पढ़ते हैं अस्थि धातु के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे अस्थि धातुओं के सिनोनिम्स, मतलब ही अस्थि धातुओं को और किस नाम से जाना जाता है। तो अस्थि धातुओं के दूसरे नाम जो हमें संहिताओं में मिलते हैं वो है किक्कसम, कुल्यम, अस्थिच। मतलब यहाँ पे दो सिनोनिम्स की बात हुई है। सबसे पहला आता है किक्कसम और दूसरा आता है कुल्यम। किकस का मतलब होता है जो शरीर को स्थिरता और कठोरता प्रदान करता है, उसे किकस कहा जाता है। तो जैसे कि हमें पता है कि अस्थि धातु ही शरीर को स्थिरता और कठोरता प्रदान करता है, तो इसीलिए अस्थि धातु को भी किकस नाम से पहचाना जाता है। नेक्स्ट है कुल्या। कुल्या का अर्थ होता है नाली, मार्ग या वाहिनी, मतलब कोई भी चैनल, उसे बोला जाता है कुल्या, जिसमें भीतर मार्ग या गुहा जैसी संरचना हो, मतलब जिसके अंदर कोई टनल हो या फिर कोई चैनल हो जिसके थ्रू कोई तो सब्सटेंस वहां से पास करे, उसे कहा जाता है कुल्ला। तो इसे अगर हम अस्थि धातु से समझे तो अस्थि धातु के अंदर भी पोरोसिटी प्रेजेंट होती है और वहां पे बोन मैरोस प्रेजेंट होते हैं। सो बोन मैरो को ग्रहण करके रखने का काम ये अस्थियों का होता है। तो उसके लिए जो गुहा प्रेजेंट होती है उसे ही कुल्ला कहा गया है और इसीलिए अस्थि धातु को जो दूसरा नाम दिया है वो है कुल्ला। नेक्स्ट हम देखेंगे अस्थि धातु की उत्पत्ति। अस्थि धातु किस तरीके से उत्पन्न होता है ह्यूमन बॉडी में, इसके रिगार्डिंग श्लोक आया है चरक संहिता में, उसी के साथ साथ अष्टांग हृदय संहिता में और सुश्रुत संहिता में। सारी संहिताओं में अस्थि धातु की उत्पत्ति बताई गई है मेद धातु से। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेदस्ततो अस्थिच या मेदसो अस्थि, मतलब मेद धातु से ही अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। जैसे कि हमने धातु परिणाम कर भाव में देखा था कि हर एक धातु उत्तरोत्तर धातु की उत्पत्ति करता है। तो यहाँ पे सबसे पहले अस्थि मेद धातु से कैसे अस्थि की निर्मित होती है ये देखते हैं। मेद धातु में जो अस्थि निर्माण अंश प्रेजेंट होते हैं, उन अस्थि निर्माण अंश पर जब अस्थ अग्नि की क्रिया होती है, मतलब अस्थि की जो अग्नि है और अस्थि धातु की भूता अग्नि, उसकी जब अस्थि निर्माण अंश पर ये होती है, क्रिया होती है, तो उससे दो पार्ट में डिवीजन हो जाता है। सबसे पहला पार्ट जो बनता है वो है सार या प्रसाद भाग, जो कि यूटिलिटी पार्ट होता है, जिससे कि आगे जाके कुछ धातुएं, कुछ इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस बनते हैं। एंड देन दूसरा होता है किट्ट या फिर मल पार्ट। ये वेस्ट, ये वो पार्ट है जो कि वेस्ट प्रोडक्ट बनाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सार और प्रसाद भाग में से। सार और प्रसाद भाग के भी आगे जाके दो डिविजन हो जाते हैं। उसमें सबसे पहला आता है स्थूल भाग, मतलब ही जो बड़ा पोर्शन है, लार्ज पोर्शन है, उस लार्ज पोर्शन से बनता है अस्थि धातु। एंड जो सूक्ष्म भाग होता है, मतलब ही स्मॉल पोर्शन जो बनता है उस सार भाग का, उससे बनते हैं अस्थि धातु के उपधातु। और उसी के साथ साथ यहाँ पे प्रेजेंट होती है मज्जा निर्माण अंश, मतलब आगे जाके ये मज्जा धातु की उत्पत्ति करेंगे। सो इस तरीके से आयुर्वेद में बताया गया है कि अस्थि धातु ये मेद धातु से बनता है, क्योंकि मेद धातु में जो अस्थि निर्माण अंश होते हैं उस पे अस्थ अग्नि की क्रिया होके देन उससे अस्थि धातु की उत्पत्ति होती है। बट इसी चीज को अगर हम मॉडर्न साइंस में समझने की कोशिश करें तो एग्जैक्टली क्या सच में फैट सेल से बोन फॉर्मेशन होता है? सो आइए इसी टॉपिक को अभी डिटेल में समझते हैं। ये जो पूरा कंसेप्ट है कि मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति हुई है, इस कंसेप्ट को एक्चुअली हम मॉडर्न साइंस में कोरिलेट कर सकते हैं विद द कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंटल एंड मेटाबॉलिक रिलेशनशिप बिटवीन एडिपोज एंड बोन टिश्यू। मतलब एडिपोज टिश्यूज, मतलब फैट टिश्यूज जो होते हैं उसके और बोन टिश्यूज में ऑलरेडी एक डेवलपमेंटल और मेटाबॉलिक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। क्यों? बिकॉज एक कॉमन पॉइंट जो यहाँ पे आता है कि दोनों जो सेल्स होते हैं, फैट सेल्स या फिर एडिपोज सेल्स जिसे हम एडिपोसाइट्स भी बोलते हैं, एंड बोन टिश्यूज या फिर बोन सेल्स जिसे हम ऑस्टियोब्लास्ट भी बोलते हैं। सो ये दोनों जो सेल्स है, इनकी जो स्टेम सेल ओरिजिन है वो कॉमन होती है। इन दोनों सेल्स विच इज एडिपोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट, इन दोनों की स्टेम सेल्स ओरिजिन कॉमन है। ये दोनों एक ही स्टेम सेल से उत्पन्न होते हैं। वो स्टेम सेल है मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स विच इज MSC। ओके, सो इस कॉमन ओरिजिन के कारण ही हम इन दोनों भी सेल्स को कोरिलेट कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये देखते हैं कि मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स क्या है। मेसेनकाइमल स्टेम सेल्स ये मेसोडर्मल इन ओरिजिन होता है और ये अकॉर्डिंग टू बॉडी सिग्नल्स काम करते हैं।
सी अगर बॉडी में फैट की नीड होती है, बॉडी में फैट प्रोडक्शन की जरूरत होती है, तो इन मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स को सिग्नल मिलता है एंड वो जाके देन फैट सेल्स प्रोड्यूस करती है और डेवलप करती है। और इधर हम कह सकते हैं कि ये मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स कन्वर्ट हो जाती है इनटू द एडिपोसाइट्स, और एडिपोसाइट से देन फैट की फॉर्मेशन होती है। एंड जब बॉडी में बोन की नीड होती है, बोन फॉर्मेशन की जरूरत होती है, तब यही मेसेंकाइमल सेल्स कन्वर्ट हो जाते हैं इनटू द ऑस्टियोब्लास्ट एंड देन उससे ऑस्टियो बोन फॉर्मेशन की शुरुआत होती है। जब मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स जब फैट टिश्यू में फैट सेल्स में कन्वर्ट होते हैं विच इज एडिपोसाइट्स, तब उस एडिपोसाइट्स में सम पार्ट ऑफ मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स भी प्रेजेंट रह जाते हैं। एंड आफ्टर दैट जब बॉडी सिग्नल करती है फॉर द बोन फॉर्मेशन, जब ऑस्टियोजेनिक सिग्नल डोमिनेट हो जाते हैं कि अभी बॉडी में बोन फॉर्मेशन होना चाहिए, उस समय जो एमएससी है मतलब मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स है, वो अपना पाथवे चेंज करके क्या कर जाती है, ऑस्टियोब्लास्ट में फॉर्मेशन उसका हो जाता है। इस तरीके से मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स ये फैट सेल्स मतलब एडिपोसाइट्स में भी फॉर्म करती है एंड उसी के साथ साथ ऑस्टियोब्लास्ट मतलब ही बोन फॉर्मिंग सेल्स में भी फॉर्म कर सकती है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ता है कि किस तरीके से आयुर्वेद में मेद धातु से अस्थि धातु की उत्पत्ति बताई है। एंड मॉडर्न में भी ये माना गया है कि इन दोनों सेल्स की जो ओरिजिन है वो कॉमन ओरिजिन है। एंड अगर एडिपोसाइट से या फैट सेल से अस्थि धातु की निर्मित हो रही है, तो इट्स बिकॉज कि मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स वो कुछ परसेंटेज में एडिपोस टिश्यू या एडिपोस सेल्स में भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद सबसे पहली स्टेप हो गई ऑस्टियोब्लास्ट फॉर्मेशन, मतलब एमएससी मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स क्या होते हैं, ऑस्टियोब्लास्ट में फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद जो सेकंड स्टेप आती है वो है ऑस्टियोइड प्रोडक्शन, ऑस्टियोइड प्रोडक्शन। ये क्या होता है, जब ऑस्टियोब्लास्ट मतलब बोन फॉर्मिंग सेल्स है वो सीक्रेट करती है कोलेजन फाइबर और बोन मैट्रिक्स प्रोटीन। जब ऑस्टियोब्लास्ट सेल्स कोलेजन फाइबर और बोन मैट्रिक्स प्रोटीन सीक्रेट करती है, उस समय जो बोन का सॉफ्ट फ्रेमवर्क होता है, जो सेल्स का सॉफ्ट फ्रेमवर्क होता है, वो उसे ही बोला जाता है ऑस्टॉइड। ओके, तो क्या देखा हमने कि एमएससी ट्रांसफॉर्म हो रही है या फिर फॉर्म कर रही है ऑस्टियोब्लास्ट को, एंड देन ऑस्टियोब्लास्ट में ऑस्टियोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं कोलेजन फाइबर्स और बोन मैट्रिक्स प्रोटीन को, एंड इन कोलेजन फाइबर्स और बोन मैट्रिक्स प्रोटीन्स को ही मिला के जो सॉफ्ट बोन तैयार होता है उसे ही बोला जाता है ऑस्टियोइड। और इनिशियली ये बोन कैसा होता है, इनिशियली ये बोन सॉफ्ट होता है, इसलिए उसे बोला जाता है ऑस्टियोइड। ओके, आई होप ये दोनों स्टेप्स आपको समझ में आ गई हो। नेक्स्ट आती है स्टेप 3। स्टेप 2 तक हमारे पास एक सॉफ्ट बोन है जिसे हमने ऑस्टियोइड कहा है। देन स्टेप 3 में क्या होता है, यहाँ पे मिनरल डिपोजिशन होता है। उस सॉफ्ट बोन में मिनरल जब डिपॉजिट होते हैं, उसमें आता है कैल्शियम और फॉस्फेट। कैल्शियम और फॉस्फेट जब उस ऑस्टियोइड पे डिपॉजिट होते हैं, तो उस कारण से जो ऑस्टियोइड है उसमें क्या आ जाता है, हार्डनेस आ जाती है, रिजिडिटी आ जाती है और स्ट्रेंथ आ जाती है, जिससे कि एक बोन का स्ट्रक्चर तैयार होता है, सॉलिडिफाइड हार्डन्ड बोन जिसे हम बोलते हैं। क्या हो रहा है, ऑस्टियोइड बना सबसे पहले, जो सॉफ्ट बोन हमने जिसे कहा है, देन उसके ऊपर जब कैल्शियम एंड फॉस्फेट डिपॉजिट हो रहे हैं ड्यू टू द मेटाबॉलिकल एक्शंस, तो उससे बोन ये हार्डन हो जाता है। और ये कब होता है, ये होता है इन डिफरेंट फेजेस ऑफ लाइफ। ओके, क्योंकि इनिशियली जो बोन्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं, धीरे धीरे वो हार्डन होते जाते हैं, इट्स बिकॉज ऑफ द मेटाबॉलिकल एक्शंस दैट हैपेंस हियर। ओके, देन स्टेप 4 होता है मिच्योर बोन फॉर्मेशन। एक बार बोन हार्डन हो गए, उसके बाद वो जो बोन्स होते हैं वो मिच्योर हो जाते हैं। दिस ऑल्सो स्टेप बाय स्टेप होता है थ्रू आउट द लाइफ। सॉफ्ट ऑस्टियोइड क्या हो जाते हैं, हार्ड बन जाते हैं, और उसे ही हम कैल्सिफाइड बोन बोलते हैं। ओके, ये किस लिए हुआ, बिकॉज कैल्शियम और फॉस्फेट का उसके ऊपर डिपोजिशन हुआ है, एंड उस कारण से बोन ये हार्डन हो गए हैं एंड कैल्सिफाइड हो गए हैं, जिसे हम बोन बोलते हैं। एंड थ्रू आउट लाइफ इन डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस ये जो बोन है ये मिच्योर होते रहता है। इस तरीके से एडिपोसाइट से, या फिर हम कहें कि मॉडर्न साइंस में मेसेंकाइमल स्टेम सेल्स जो एडिपोसाइट्स एंड ऑस्टियोब्लास्ट का सेम स्टेम सेल ओरिजिन है, उससे ही बोन का फॉर्मेशन होता है। इस कंसेप्ट को हम काफी हद तक आयुर्वेदिक कंसेप्ट के साथ कोरिलेट करके समझ सकते हैं।
So that's all for today's lecture. I'll see you soon in the next lecture with a new topic. Until then, keep reading and don't forget to subscribe, like and share to my channel. Thank you for watching this video.